हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हम इसमें बात कर रहे थे कि परमाणु की संरचना का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हमने सबसे पहले जे थॉमसन की परमाणु की जो संरचना उसने बताई थी, यानी कि परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, उसको जाना। फिर जे थॉमसन के मॉडल पे रदरफोर्ड ने जो कमियां निकाल करके अपना मॉडल प्रस्तुत किया, फिर हमने उस पर चर्चा करी। फिर रदरफोर्ड के मॉडल पे कमियां जो निकली उसको हमने कहा था कि वह किसने दूर करी, नील्स बोर ने। लेकिन नील्स बोर और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों के बीच नील्स बोर ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया और रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां बताई गई, इन दोनों की थ्योरीज के बीच में बहुत सारे नए, हम कह सकते थे, सिद्धांत आ चुके थे, जिनका उपयोग करके नील्स बोर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो पिछली 2 क्लासों में हमने उन्हीं सब बातों का चर्चा करी थी और आज हम कर रहे हैं कि नील्स बोर ने किस प्रकार से अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। तो यह जो नील्स बोर की जो भी थ्योरी थी, वो हमने पिछली 2 क्लासों में आपको जो थ्योरीज बताई हैं, जो सिद्धांत बताए हैं, बिल्कुल उन पे डिपेंडेंट है। यदि आपको वह दोनों समझ में आती है तब आप समझ जाएंगे कि नील्स बोर की थ्योरी कहां से आई है। तो फिर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, यानी कि बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां करके अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें उसने 4 परिकल्पनाएं ली। परिकल्पनाएं मतलब हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। और उस मतलब वह एक प्रकार से आप कह सकते हो प्रूव्ड नहीं थी, लेकिन उसने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया। तो क्या क्या परिकल्पनाएं थी? पहली परिकल्पना थी, हम लिख सकते हैं पहले कि बोर ने 4 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन कक्षाओं की त्रिज्या तथा हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन की उन कक्षाओं पे जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। तो पहले इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं। पहले इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या तथा निश्चित ऊर्जा वाली हम कह सकते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इनको कक्षा या स्थायी ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। पहली बात तो हमारी ये आ गई। तो यह क्या था सिद्धांत? इसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन कक्षाओं की 2 बातें कही हैं इसमें, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी 2 बातें हैं? देखिए, एक हमने कहा निश्चित कक्षा तथा निश्चित ऊर्जा वाली। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रदरफोर्ड ने कक्षा न कहकर के कक्षक कहा था, और यहां पर यह क्या कर रहा है? कक्षा। तो जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है उनकी त्रिज्या तथा ऊर्जा निश्चित होती है। रदरफोर्ड ने यह बात नहीं कही थी जबकि नील्स बोर ने क्या कहा? उनकी ऊर्जा भी निश्चित है और उनकी त्रिज्या भी निश्चित है। आप अपनी तरीके से उसकी त्रिज्या को न तो घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न उसकी ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित हो रही है। तो पहला सिद्धांत इन्होंने यहां पर यह दे दिया। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो दूसरा इन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत करी थी, इसके अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो निश्चित रहती है, लेकिन जब वो कहीं से ऊर्जा ग्रहण कर ले या अपने भीतर की ऊर्जा को त्याग दे, तो क्या होती है? उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण वह अपनी कक्षा को परिवर्तित कर लेता है। तो क्या कहा हमने? किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को
ऊर्जा को ग्रहण अथवा त्याग कर अपनी कक्षा को बदल सकता है। अब इस बात को समझिए कि कैसे बदलेगा। बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, यदि ऊर्जा ग्रहण करे यानी कि ऊर्जा को कहीं से उसको मिल जाए। यदि ऊर्जा ग्रहण करे तो क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। उच्च, यहां पे लिख लेते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। मान लो पहली कक्षा में है, ऊर्जा उसको मिल गई तो दूसरी में चलेगा, तीसरी में चलेगा, चौथी में चले जाएगा। और ऊर्जा स्तर कैसे हैं, हम इसको यहां दिखा सकते हैं। मान लेते हैं ये मेरा नाभिक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके बाहर की ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहां है, उसको कहीं से यहां से कुछ इस प्रकार से जाकर के कोई एक ऊर्जा मिल गई, कोई hν ऊर्जा का पैकेट मिल गया, तो ये यहां से कूद लगा करके कहां पहुंच जाएगा, ये ट्रांजैक्शन करता है, यहां से कूद लगा के सीधे बड़ी ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाएगा। यहां पर ये यहां पर था, यहां पर पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करा इसने, ऊर्जा, ये hν ऊर्जा को प्राप्त किया कहीं से। क्या करा इसने, ये hν ऊर्जा को प्राप्त किया और तब ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चली गया। तो पहली बात तो यह आ गई, यदि ऊर्जा ग्रहण करे। सेकंड इसमें आती है, यदि ऊर्जा का त्याग करे मतलब अपने भीतर से यदि ऊर्जा निकाल दे तो निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है। तो इस बात को भी समझिए, जब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कहीं से उसने ऊर्जा ग्रहण करी और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गया। हम देखेंगे बाद में जो रदरफोर्ड थे, ये जो बोर थे, इन्होंने इन कक्षाओं को क्रम से नाम दिया। ये पहली कक्षा थी, ये दूसरी कक्षा थी, ये तीसरी कक्षा थी। और इन्हें किससे प्रदर्शित करा, उसने n से प्रदर्शित करा। इनको n बराबर 1 या n बराबर 2, n बराबर 3। और नाभिक से जो सबसे पहली कक्षा पड़ती है वो n बराबर 1 है, जो दूसरी पड़ेगी वो n बराबर 2, तीसरी n बराबर 3, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिली, ऊर्जा मतलब मान लेते हैं कोई प्रकाश आ रहा है, वो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन ने उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब प्रकाश को हमने किससे निरूपित कर रखा है, hν, क्योंकि हमने आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी थी और आइंस्टीन की थ्योरी में कहते हैं कि जो प्रकाश है वह कणों के रूप में आ रहा है, क्वांटम के रूप में आ रहा है, और एक क्वांटम की जो ऊर्जा है वो hν के बराबर है। तो इसीलिए हमने बीच की थ्योरी, बीच के सिद्धांत आपको बताए। तो ये hν ऊर्जा ली, इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊर्जा ज्यादा आ गई, उसने पहली कक्षा से जंप लगाई तीसरी कक्षा में। जरूरी नहीं है तीसरी पे लगाए, हो सकता है दूसरी में चली जाए, हो सकता है तीसरी में जाए, हो सकता है चौथी में जाए, हो सकता है पांचवी में जाए, बस जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर पे जाएगा यदि ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहां पे पहुंच गया। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक यहां नहीं रहता, यह मुश्किल से 10⁻⁸ सेकंड तक केवल यहां रहता है, बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए। और उसके बाद ये यहां से क्या करता है, दोबारा से कोशिश करता है अपने मूल स्थायी ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए, और फिर ये यहां से जंप लगाता है, इस तरीके से यहां से जाएगा, यहां से फिर कहां चले गया, पहले ऊर्जा स्तर पर चले गया, यहीं पर पहुंच गया। अब जब ये इस तरीके से जाता है तो ये अपने भीतर से क्या करता है, कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, यहां से ये क्या करेगा, ऊर्जा निकाल देगा, और वो ऊर्जा फिर से किसके बराबर होगी, hν के बराबर ही होगी। जैसे उसने ऊर्जा को, जितनी ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर गया था, उतनी ऊर्जा को बाहर निकाला और अपने ही पुराने वाले ऊर्जा स्तर पर चले गया। पर हो सकता है वो पहले से, हो सकता है सीधे तीसरे से, हो सकता है सीधे पहले पे न जाए, हो सकता है तीसरे से पहले दूसरे में चले जाए, दूसरे से फिर पहले में जाए, ऐसा भी इसका रास्ता संभव है। और यह हमने कहां सीखा था, यह सीखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस आती थी, जिसको हम वो 5 सीरीज कहते थे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, वो इन्हीं संभावनाओं को बताती थी कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधे सबसे 7वें कक्षक से सीधे पहले में आ जाए, 7वें से छठे में, छठे से 5वें, 5वें से चौथे में, चौथे से दूसरे में, दूसरे से 1 में, ऐसे भी आ सकता है। और 7वें से सीधे पहले में भी आ सकता है, 7वें से तीसरे में, तीसरे से सीधे पहले में, कोई भी रास्ता चुन सकता है। बस जिस हिसाब से वो जंप लगाएगा, इन दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर होगा, उतनी ऊर्जा वो क्या कर देगा, अपने बाहर निकाल देगा। यदि वो तीसरे से पहले में आ रहा है तो तीसरी
जो हमारा कक्षक है इसकी ऊर्जा स्तर और पहले कक्षक की ऊर्जा स्तर का जो अंतर होगा उतनी ऊर्जा वो क्या कर देगा, विकिरण के रूप में h ऊर्जा के रूप में निकाल देगा। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात करें, जो इसने तीसरा हमारे को सिद्धांत प्रस्तुत किया, तीसरी इसकी जो परिकल्पना थी वह थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा पे जंप लगाता है तो वह क्या करता है, अपने भीतर से उत्सर्जित करता है किसको, ऊर्जा को, और वह ऊर्जा किसके बराबर होगी, h न्यू के बराबर होगी। और न्यू क्या है, उस उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। तो हम क्या लिख रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमित होता है या कूद लगाता है तो उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति कितनी होगी, उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति कितनी होगी, ये बराबर होगी न्यू बराबर। अब जानते हैं हम E बराबर क्या होता है, h न्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन एच के बराबर। और ये E ना लिख करके इसको हम लिख लेते हैं यहां पर डेल्टा E। डेल्टा मतलब अंतर है, किसका, ऊर्जाओं का अंतर है। किन की ऊर्जाओं का अंतर है, ये जो ऊर्जा स्तर, जहां से मान लेते तीसरे से पहले में कूद लगाई उसने, तो तीसरे कक्षा की ऊर्जा स्तर और पहली कक्षा की ऊर्जा स्तर का अंतर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 यदि वो 2 से पहले में जंप लगा रहा है, या EN1 माइनस EN2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो और बटे हमारा क्या आ जाएगा, H। तो ये न्यू क्या है, जो इसने विकिरण उत्पन्न किया था, जो ऊर्जा बाहर निकाली थी, कि भले ही वो कणों के रूप में हो लेकिन वो एक प्रकार से क्या है, प्रकाश है। तो हमें उसी प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बराबर हमारा आ जाएगा E2 माइनस E1 बटे H। और यह न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं है यदि पीछे की चीजें आपने समझ रखी होगी। अब लास्ट में हम एक और इसका नियम समझते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। चौथा नियम है जिसको कि हम कहते हैं कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कण की जगह हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जब कोई कण किसी नाभिक के चारों तरफ गति करता है तो चूंकि वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है इसलिए उसके अंदर जो संवेग उत्पन्न होगा वो होगा कोणीय संवेग। तो हमारे बोहर कहते हैं कि जो भी उसका जो कोणीय संवेग होगा वह उस ऊर्जा स्तर के जो संख्या होगी n, उसका h/2π का पूर्ण गुणज होगा। क्या कहा हमने, इसको समझते हैं। मैंने कहा यहां हमारे पास क्या है, एक नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इस पर क्या उत्पन्न होगा, कोणीय संवेग उत्पन्न होगा। और कोणीय संवेग क्या होता है, आप जानते हैं, एक सरल रेखा में यदि कोई कण चलता है तो उसके अंदर रेखीय वेग, और यदि कोई वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है कण तो उसके अंदर कोणीय संवेग। जैसे हम रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, उसी प्रकार कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा क्या आ जाएगा, कोणीय वेग। तो कोणीय संवेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं काफी जगहों पर L से। तो L बराबर हमारा होगा जड़त्व आघूर्ण I और कोणीय वेग क्या आ जाता है, ओमेगा। अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है mr² के। आप जानते हैं जहां r क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की यहां से लेके यहां तक की क्या है, ये त्रिज्या है r। तो I बराबर क्या आ जाएगा, mr², जहां m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ओमेगा को यदि रेखीय वेग के पदों में बताऊं मैं, रेखीय वेग तो समझते हो ना, रेखीय वेग मतलब यह जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो जिस पथ पर घूम रहा है इस पर इसके दो वेग हैं। एक वेग है रेखीय वेग जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। आपने 11th में यदि फिजिक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े हो तो वहां बड़ी डिटेल में यह बताया गया है, आप जाकर के देखिएगा। तो ये ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है, हमारा ओमेगा का सूत्र होता है v बराबर r ओमेगा। ये फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन r। तो ये वैल्यू यदि यहां रख ली जाए तो क्या आ गया, ओमेगा का मान v अपॉन r।
इस R से इसकी 2 में से एक घात घट गई तो क्या गया, me यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, साथ में R इंटू वी, और ये क्या है हमारा कोणीय संवेग का सूत्र है। तो क्या कहा बोर ने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किसी कक्षा में गति करता है तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वह h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर डिटेल में और चर्चा करेंगे। हमने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ केवल उन कक्षाओं में ही चक्रण कर सकता है। चक्रण कर सकता है की जगह लग सकते हैं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इस बात को समझ रहे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, L। किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, किसके बराबर होना चाहिए, h/2π के पूर्ण गुणज मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे होना चाहिए। और वो क्या है हमारी, वो है कक्षा। तो यहां पर लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं। तो Le का मान, L क्या होता है, कोणीय संवेग का मान क्या है, MER ओमेगा, यानी कि m इंटू वी इंटू आर। Me क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये क्या आ गया, n इंटू h/2π के बराबर होगा। जहां n का मान क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 100 ... ये n क्या है, ये कक्षा की संख्या है। यदि ये पहली कक्षा में, जैसे यहां पर लिखा था n का मान 1 है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, MVR बराबर n यानी कि 1 इंटू h/2π। और दूसरी कक्षा में तो n का मान 2 हो जाएगा, तीसरी कक्षा में हो तो 3 हो जाएगा, पर उसका कोणीय संवेग MVR n गुणा h/2π का पूर्ण गुणज होगा, h/2π का पूर्ण गुणज होगा। इस बात को हमने क्या करना है, ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, जो बोहर थे उन्होंने ये 4 अपने नियम प्रस्तुत करे थे। अब इन परिकल्पनाओं को लेकर के उसने क्या निष्कर्ष निकाले, केवल बात परिकल्पनाओं तक सीमित नहीं होती है, बात होती है कि उससे ठोस निष्कर्ष निकाले गए। हम अभी तक जिन बातों को कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है वृत्ताकार कक्षाओं में, तो क्या उनकी त्रिज्या नियत है? परिकल्पना में तो बोलता है कि ऊर्जा भी निश्चित है और त्रिज्या भी निश्चित है, ये निश्चित त्रिज्या निश्चित ऊर्जा। तो अब देखेंगे कि बोहर ने अपने इन परिकल्पनाओं को लेकर के किस प्रकार से सूत्र के रूप में त्रिज्या को और ऊर्जा को प्रस्तुत किया। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि किस प्रकार से नील्स बोर ने अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया, अर्थात हम कह सकते हैं उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन सिद्धांत तो पीछे के भी जो हमारे साइंटिस्ट थे, चाहे वो रदरफोर्ड रहे हों, चाहे वो हमारे जे थॉमसन रहे हों, उन्होंने भी प्रस्तुत किए थे। लेकिन क्या हमें आंकड़े मिले? तो नील्स बोर की सबसे खास बात, सबसे कमाल की बात यह थी कि उस समय, आज से इतने साल पहले, लगभग 100-125 साल पहले की बात है ये, और वहां पर आप सोचिए कि जब परमाणु के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा नहीं जा सकता था, उस स्थिति में भी उन्होंने क्या करा कि जो परमाणु था, खासकर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु, उसका इतना सटीक अध्ययन किया कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, इनको आंकड़ों के रूप में, सूत्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और यह अपने आप में हम कह सकते हैं बड़ी एक कमाल की बात थी। उस समय के हिसाब से ये प्योर कैलकुलेशन थी, लेकिन यह कैलकुलेशन, यह जो गणनाएं थी, यह उनके इन्हीं चारों परिकल्पनाओं पर आधारित थी। तो अब हम हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में जो विचारधारा या जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे बोर्स ने, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन
परमाणु के संबंध में बोहर के हम कह सकते हैं परिणाम, कि बोहर ने क्या परिणाम निकाले हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो बोहर ने जो निकाला था वह पहला था, जैसा कि हमने आपको बताया था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ स्थायी कक्षाओं में चक्रण करता है, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार कक्षाओं में। और उन कक्षाओं को उन्होंने कहा कि यह कक्षाएं जो होती हैं इनको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु लिख लेते हैं, या कोई भी परमाणु के लिए यह सत्य था, हाइड्रोजन सीधे केवल परमाणु लिखते हैं, किसी परमाणु में या परमाणु में नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार स्थायी कक्षा को मुख्य क्वांटम संख्या कहा गया। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। पहली कक्षा है तो 1, दूसरी कक्षा है तो n का मान 2 और तीसरी कक्षा है तो n का मान 3। तो यहां पर हमारे पास क्या खास बात आई कि उन्होंने कहा कि यह क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या कहा इसको। जो स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं थी उनको किस नाम से कहा, मुख्य क्वांटम संख्या कहा। इसको आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं की जो त्रिज्या होती है उसके लिए भी उन्होंने सटीक सूत्र दिया। साथ में हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या को भी ज्ञात किया, जिसे बोहर कक्षा कहते हैं। तो क्या कहा कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा की त्रिज्या Rn हो तो, और n क्या है, किसी भी एक क्वांटम संख्या ले लो, n का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी Rn वह बराबर हमारी होती है a0 और साथ में हमारा होता है n²/z। ध्यान रखिएगा क्या कहा इसने, ये भी समझ लीजिए। हमने कहा यह क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों तरफ की ये जो हमारी कक्षाएं हैं ये हमारी क्या हो जाएगी, यहां पे लिख लेते हैं, ये n बराबर है 1, यहां पर ये क्या होगी हमारी n बराबर 2। तो ये जो इसके सेंटर से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की जो त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक की ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को मान लेते हैं ये हमारी Rn, जहां n का मान कितना होगा 1। इस कक्षा की त्रिज्या को इसने यहां सूत्र में दर्शाया, Rn बराबर a0 इंटू n²/z के बराबर होगा। जहां आप जानते हैं a0 क्या होता है, a0 एक नियतांक है, और साथ ही हम कह सकते हैं कि जो n हम जानते हैं ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, और z आप जानते हैं जो भी आप परमाणु लेंगे उसका परमाणु क्रमांक होगा। z क्या होगा, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक। जो a0 है जिसको हमने कहा नियतांक है, इसका भी एक मान होता है, a0 बराबर होता है 52.9 पिकोमीटर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो a0 है ये कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसका मान होता है 52.9 पिकोमीटर। अब यदि जब हम कहते हैं कि इसने किसके संबंध में ज्यादा चर्चा करी, हाइड्रोजन परमाणु के, तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि हम यहां पर लिखें हाइड्रोजन परमाणु की
पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की बात कर रहे हैं, आर्यन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एन का मान तो 1 आ जाएगा। जैसे हमने यहां देखी पहली कक्षा की बात करें तो एन का मान 1। जेड बराबर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 ही होगा, क्योंकि उसमें जो प्रोटोनों की संख्या होती है नाभिक में वो 1 होती है, तो जेड का मान कितना हो गया, 1। और A0 की वैल्यू आप जानते हैं 52.9, तो Rn निकाल दें, R1 हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या A0 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, एन का मान 1 का स्क्वायर बटे 1, और A0 की वैल्यू भी लिख लें तो यह आ जाएगा 52.9। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर के बराबर हो गया। पहली कक्षा की ये जो त्रिज्या होगी हाइड्रोजन की वो कितनी होगी, 52.9 पिकोमीटर के बराबर होगी। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होगी। और इसी को नाम दिया गया, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा को नाम दिया गया बोहर कक्षा। इसे बोहर कक्षा भी कहते हैं। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। अब दोबारा से आप थोड़ा इस सूत्र में ध्यान दीजिए। इस सूत्र में दो चीजें हैं, एक Rn है, Rn अनुक्रमानुपाती है n स्क्वायर के। क्या कहा हमने, Rn अनुक्रमानुपाती है n स्क्वायर के। इसका अर्थ है कि n का मान मुख्य क्वांटम संख्या जैसे कि ये वाली कक्षा जिसकी हमने निकाली है हाइड्रोजन के लिए, उसके लिए n मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है, 1। तो यदि n का मान 1 होगा तो Rn का मान कम होगा। जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे Rn यानी कि त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। तो यदि दूसरी कक्षा का मान जो होगा N2 वो पहली कक्षा से क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पष्ट है, फार्मूले में हमारे को साफ दिखाई दे रहा है। और ये तेजी से बढ़ता है क्योंकि Rn n के अनुक्रमानुपाती नहीं है प्यारे बच्चों, ये n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि पहली कक्षा की त्रिज्या यदि कम है तो दूसरे की एग्जैक्ट उसकी दुगनी नहीं होगी, दुगनी से भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आप खुद ही सोच लीजिए, यदि n का मान 1 हो तो Rn क्या हो जाएगा, 1। और यदि n का मान 2 हो जाए तो सीधे क्या आ जाएगा, Rn बराबर 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा यानी कि इसका। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो यहां कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे Rn का मान बढ़ेगा वैसे वैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे Rn का मान भी तेजी से बढ़ेगा, यानी कि कक्षा की त्रिज्या भी तेजी से बढ़ेगी। तो यह बात तो हमारी यहां पर स्पष्ट हो गई। अब हम एक बात यहां पर और करेंगे, एक बात की और चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके संबंध में भी हम कह सकते हैं बोहर ने एक सटीक फार्मूला दिया। क्या कहा इसने, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा नियम है। परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसका सटीक फार्मूला दिया है En, यानी कि nवीं कक्षा में किसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की। ध्यान रखिएगा इस बात को, यह बराबर होती है, सबसे पहली बात तो यह माइनस में होती है और इसका फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e की घात 4 और साथ में बटे h स्क्वायर और n मल्टीप्लाई 1/n स्क्वायर, इसके बराबर होता है पूरा फार्मूला। तो क्या क्या बात ध्यान देने की है, पहला तो E का मान हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा। पहले तो हम इस बात को समझते हैं। E का मान ऋणात्मक क्यों होता है, E का मान इसलिए ऋणात्मक होता है क्योंकि यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बल कौन लगा रहा है, नाभिक लगा रहा है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन उससे बंधा हुआ है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन को यदि हम थोड़ी ऊर्जा दें तो ये पहली कक्षा से जंप लगा देगा, दूसरी से तीसरी से चौथी में। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कब होगा, मुक्त तब होगा जब वो नाभिक के आकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा। और नाभिक के आकर्षण बल से बाहर निकलने का अर्थ है कि जो n का मान है यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या वो क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। तो यहां पर इस बात को लिख लेते हैं, क्या कहा हमने, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य तब होगी जब इलेक्ट्रॉन
मुक्त होगा, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होगा, आकर्षण बल से मुक्त होगा, मुक्त होगा अर्थात जब n का मान क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। यानी कि यदि मैं यहां पर लूं कि बीच में ये और कक्षाएं आती चलेगी और अंत में मैं कह दूं यहां पर हमने ले ली, यहां पर एक कक्षा ले ली जहां n का मान क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई। कैसे हो गई शून्य? इसी वाले फार्मूले में चले जाइए आप, इस वाले फार्मूले में n का मान अनंत रख दीजिए, इन्फिनिटी रख दीजिए। जब n का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो En का मान स्वतः ही जीरो आ जाएगा, अर्थात n बराबर इन्फिनिटी, तब En बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अब अनंत पे ऊर्जा क्या है, जीरो है। अब जैसे जैसे आप ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। कक्षकों की संख्या बढ़ाने पर हमने कहा ऊर्जा बढ़ेगी। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा है कम, बड़ी कक्षा में जाएगा तो उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और बड़ी कक्षा में जाएगा तो और ऊर्जा देनी पड़ेगी। अनंत में जाकर के उसकी ऊर्जा जीरो हो रही है, तो इसका अर्थ है कि इन ऊर्जाओं का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ये हमारी बाउंड्री है, यहां पर जीरो है, इससे इधर की ओर आए तो ऋणात्मक, और इससे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो आप कह सकते हैं उसकी ऊर्जा धनात्मक होगी। पहली चीज तो यहां पर ये क्लियर आपको हो जानी चाहिए। अब हम थोड़ी और आगे बात करते हैं। हम कहते हैं ये जो हमारा मान है, ये पूरा का पूरा जो मान है, यह जो पूरा का पूरा मान है, इस मान को हम एक कांस्टेंट से निरूपित करते हैं जिसे हम कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। तो क्या कहा हमने, En बराबर RH इंटू, बल्कि इतने को ना लेकर के इसमें से जेड स्क्वायर को यहां से हम बाहर ले रहे हैं, जेड स्क्वायर को यहां रख रहा हूं मैं, क्योंकि रिडबर्ग नियतांक में जेड स्क्वायर नहीं आता, जेड स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई, 2 पाई स्क्वायर ई की घात 4 m बटे एच स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर था फार्मूला। इसमें 2 पाई स्क्वायर ई की घात 4 m बटे एच स्क्वायर, इसको हमने किससे निरूपित किया, RH रिडबर्ग नियतांक से, और साथ में बाकी फार्मूला क्या आ गया, साथ में आ गया जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, जहां RH क्या है, रिडबर्ग नियतांक, और वैल्यू कितनी होती है, 2.18 गुणा 10 की घात -18। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीछे लिखी है, देखियो मैंने प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, जूल। अब आपके दिमाग में, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपके दिमाग में जरूर एक बात क्लिक करेगी कि सर रिडबर्ग नियतांक तो पहले भी आया था, और उस रिडबर्ग नियतांक को आपने कुछ अलग तरीके से बताया था, रिडबर्ग नियतांक वो वाला। ये रिडबर्ग नियतांक का मान भी कुछ अलग है, और आप प्राइवेट बुक्स में देखेंगे तो वो जो मैंने पहले वाला आपको रिडबर्ग नियतांक बताया था, वो प्राइवेट बुक्स में और रेफरेंस बुक में सब जगह उसी को रिडबर्ग नियतांक बताया गया है, इस वाले को नहीं बताया गया, जबकि एनसीईआरटी में इस वाले को रिडबर्ग नियतांक बताया गया है। तो अब दोनों चीजों में क्या अंतर है ये आप समझ लीजिए। देखिए, रिडबर्ग नियतांक दोनों ही है, दोनों ही कांस्टेंट है। दो ये वाला हमारा रिडबर्ग नियतांक होता है, जिसको मैं RH से रिप्रेजेंट करता हूं, ये RH बराबर होता है HC इंटू R, और ये मैंने पहले वाला रिडबर्ग नियतांक बताया था, जहां R की जो वैल्यू होती है वह मैंने वहां आपको बताई थी 109677 सेंटीमीटर माइनस, ये था वो रिडबर्ग नियतांक। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप मीटर में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं 1.09677 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर माइनस, और इसको यदि पावर के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर की घात -1। ये सब R के ही मान हैं। तो ये रिडबर्ग, यहां पर मैंने एक रिडबर्ग का फॉर्मूला लिखा है रिडबर्ग नियतांक का, यह भी रिडबर्ग नियतांक है, यह भी रिडबर्ग नियतांक है। पर ध्यान रखिए, ये वाला रिडबर्ग नियतांक RH जो है, इसकी वैल्यूज जूल में हैं, इसकी वैल्यूज जूल में, जबकि यह जो हमारा रिडबर्ग नियतांक था, इसकी जो वैल्यूज थी ये प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर में थी।
तो काफी जगह आपके लिए यह कंफ्यूजन आएगा कि सर रिडबर्ग नियतांक क्या होगा। मैक्सिमम जगह पर आपको जो रिडबर्ग नियतांक दिया हुआ होगा वह उसकी वैल्यूज ये दी हुई होगी, R बराबर 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻7 प्रति मीटर के बराबर दी हुई होगी। एक्चुअल वैल्यू इसकी इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो दोनों के दोनों रिडबर्ग नियतांक हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यदि एक प्रकार के रिडबर्ग नियतांक को दूसरे प्रकार के रिडबर्ग नियतांक में जब परिवर्तित किया जाता है, बहुत सी जगहों पर इसकी आवश्यकता होती है, तो उसका बेसिक फार्मूला ये होता है RH बराबर HC गुणा R। देखिए इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं इसे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास आ रहा है HCR। H क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड। C यानी कि प्रकाश का वेग, इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड। तो सेकंड से जूल सेकंड का सेकंड कट गया। और R हमारा क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक, इसका मतलब क्या? प्रति मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया। तो RH की जो वैल्यू निकल के आती है वो किस में आती है? जूल में निकल के आती है। ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा। तो यहां हमने आपको यह स्पष्ट किया कि रिडबर्ग नियतांक के दो मान दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में रिडबर्ग नियतांक को 2.18 10⁻18 जूल के पदों में व्यक्त किया गया है, जबकि बाकी बुक्स में रिडबर्ग नियतांक को 1.09677 मल्टीप्लाई 10⁻7 प्रति मीटर में प्रदर्शित किया गया है, जिसको कि हम 1.01 10⁻7 प्रति मीटर लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? यहां पर आ गया। मूल बात तो हमारी यह चल रही थी। तो एनर्जी का मान हमारे पास ये आ गया कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की भीतर जो ऊर्जा होगी वो इतने के बराबर होगी। अब मैं कहूं कि भाई ये तो आपको समझ में आ गया नेगेटिव क्यों होती है, यह भी बात आपको समझ में आ गई कि नेगेटिव के साथ साथ रिडबर्ग नियतांक का क्या डिफरेंस है, वो भी समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, ये कैसे निकालें? तो इसको निकालने का काफी आसान तरीका है। ये हम कहां लिख सकते हैं? आप चाहें तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह निकाला कि जिस प्रकार से किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी उसका सूत्र होता है En बराबर -h मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये माइनस क्यों होता है, यह भी हमने चर्चा कर ली। और साथ ही हमने कहा ये RH का जो मान होता है, इस RH को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, और इसके दो मान कैसे आते हैं इस पर भी हमने चर्चा कर ली। मेन फार्मूला आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि रिडबर्ग नियतांक जो जूल में होता है वो बराबर होता है H मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई जो दूसरा हमारा रिडबर्ग नियतांक होता है जिसका मान 1.01 10⁻7 प्रति मीटर के बराबर होता है, वो हमारा ये R है। अब हम हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी ऊर्जा होगी ये निकाल रहे हैं। तो हमने कहा क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो देखिए फार्मूला तो आपके पास पता है, ये En बराबर -RH प्लस जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर है। तो पहली कक्षा के लिए क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है इसलिए जेड का मान तो क्या होगा 1, और पहली कक्षा है इसलिए n का मान क्या होगा 1, और RH का मान आप जानते हैं RH का मान कितना होता है, इसका मान जब जूल में जब लिखते हैं तो 2.18 10⁻18 होता है। कितना होता है? 2.18 10⁻18। तो इस फार्मूले से निकालें तो ये En बराबर हमारा क्या आ जाएगा -RH मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, वो है जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा? -RH के बराबर आ जाएगा। अब यदि हम RH की वैल्यू यहां से रख दें रिडबर्ग नियतांक की, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू? आ गई, ये आ गया En इजिकल टू RH का मान आ गया माइनस तो यहां पहले से है, साथ में आ गया 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻18 जूल के बराबर आ गया। पर आपको ध्यान हो, यदि आप रेफरेंस बुकों में देखेंगे तो हाइड्रोजन के पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी आपको। मैक्सिमम जगहों पे आप देखोगे वो 13.6 होती है, और आप यदि उसके पीछे ध्यान देंगे तो वह जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। तो ये हमारा क्या है? जूल है। यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो काफी आसान है। आपको क्या करना होता है?
En बराबर -2.18 गुणा 10 की घात -18। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो नीचे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से भाग दे दीजिए, और यह हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसको डिवाइड करके आप देखेंगे तो एग्जैक्ट मान आपका आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि माइनस में होती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साथ में यह आती है कि यह जो बोहर ने निकाला था केवल यह हाइड्रोजन के ही संदर्भ में नहीं था, हाइड्रोजन की तरह के जितने भी स्पीशीज हैं, देखिए यहां शब्द इस्तेमाल आया स्पीशीज, स्पीशीज मतलब उसी प्रकार की जातियां यहां पर परमाणुओं के संबंध में क्या आई, जैसे हाइड्रोजन की कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यदि हम दूसरे परमाणु लें और उनकी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो वो तो आयन बन जाएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, हम लिखते हैं, यह हमारा था तीसरा, चौथे नंबर पे कहते हैं यह सूत्र, या हम लिख सकते हैं ऊर्जा तथा कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन स्पीशीज के अन्य परमाणुओं की भी ज्ञात की जा सकती है, परमाणुओं की भी ज्ञात की जा सकती है। अब कौन कौन से हैं इसको भी समझ लीजिए। जैसे हम कहें हीलियम की बात करें, एग्जांपल हमारा क्या आ गया, जैसे हमने कहा हीलियम। अब हीलियम में तो दो परमाणु होते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा आयन बन जाएगा। तो बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया ना, नाभिक में तो भले ही 2 प्रोटॉन के प्रोटॉन रहेंगे ही, लेकिन उसकी बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और वो हाइड्रोजन के समान हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये He+, तो ये हाइड्रोजन के समान हो गया। उसके बाद लिथियम की बात करते हैं, लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में, यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के समान हो जाएगा, तो इसे लिख लिया प्लस। तो इस प्रकार के जो भी हम कह सकते हैं आयन होंगे जिनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल एक हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन के स्पीशीज, और उनकी भी हम ऊर्जा En और Rn को इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं उनके लिए En बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला ये होगा -RH × Z²/n²। और इसी प्रकार Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Rn हमने बताई थी, ये हमारी होती थी A0, जो कि हमारा क्या होता था, कांस्टेंट, A0 × n² और बटे क्या हो जाता था, Z। अब हीलियम के लिए लिख लें, He+ के लिए ध्यान रखना Z की जो वैल्यू होगी हीलियम के लिए वो कितनी होगी, 2 होगी, उसको आपने 1 नहीं रखना है। यदि लिथियम +2 के लिए रखेंगे तो Z यानी कि होता है परमाणु क्रमांक, और लिथियम के लिए वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन स्पीशीज के जो दूसरे हमारे परमाणु हैं उनकी भी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को और साथ में उस कक्षा की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब यह तो हमने ज्ञात कर लिया, यहां से हमारे को एक बात और पता चलती है, इस वाले फार्मूले से देखिए, इसमें जो Rn है उसका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है परमाणु क्रमांक के साथ। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इस Rn की वैल्यू भी क्या होगी, घटती चली जाएगी। भले Rn का मान n यानी कि पहली कक्षा की त्रिज्या लीजिए, लेकिन वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की त्रिज्या होगी ज्यादा, और उसके अलावा यदि मैं हीलियम लूं, लिथियम लूं, कोई और दूसरा परमाणु लूं जो आयन के रूप में, उसकी पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, कम। क्यों होगी, इस बात को समझिए, क्योंकि नाभिक के केंद्र पर जैसे जैसे धनावेश का मान बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए पहली कक्षा की त्रिज्या जैसे जैसे Z का मान बढ़ेगा, यहां यही तो संबंध बता रहा है, Z का मान बढ़ेगा यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ाओगे, वैसे वैसे Rn यानी कि त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अगला हम कह सकते हैं कि हम इन्हीं कैलकुलेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग भी ज्ञात किया जा सकता है। तो साथ में इसमें क्या था, ये हमारा चल रहा था तीसरा, ये चौथा, यहां पांचवा क्या है, हम इन आंकड़ों की सहायता से, इन आंकड़ों की सहायता
से इलेक्ट्रॉन का कक्षा में वेग ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो उसने पांचों मात्रात्मक चीजें निकाली, कैलकुलेट करके जो हमें चीजें दी, वो हम इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। तो अब यहां पर एक टॉपिक हम आगे और ले रहे हैं, जो कि हमारा होता है कि एनसीईआरटी की किताब में हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब बात आती है कि हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या जब करी, तो यह तो हमने पहले भी हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम को तो हमने पहले भी पढ़ रखा था, आपको ध्यान हो, जिसमें हमने बामर सीरीज पढ़ी थी, पाश्चन पढ़ी थी, ब्रैकेट पढ़ी थी, फुंड पढ़ी थी, लाइमन पढ़ी थी, वो सीरीज पढ़ी थी। पर उन वैज्ञानिकों ने केवल हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण थी उनको बताया था, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। उनकी सफलतापूर्वक व्याख्या किसने करी थी? बोर्ड ने करी थी। तो यही बात हम टॉपिक लिख रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के, टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, स्पेक्ट्रम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको कैसे समझेंगे? हमने अभी बात बताई, हमने कहा मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से कूद लगा करके यहां पर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, कहीं से कोई ऊर्जा आ रही होगी, कोई hν ऊर्जा रही होगी, यह ऊर्जा यहां से आई और इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, उसे अवशोषित कर लिया। जब अवशोषित किया तो बड़ी कक्षा में कूद लगा दी उसने। अब ये ज्यादा देर तक हमने कहा यहां नहीं रहेगा, फिर ये यहां से कूद लगाता है दोबारा से घूम करके और इसी कक्षा में मान लेते हैं आ गया। तो यहां से यहां तक आने के लिए इस कक्षा की ऊर्जा क्या है? ज्यादा। इस कक्षा की ऊर्जा क्या है? कम। तो अतिरिक्त ऊर्जा को वो बाहर निकालेगा, किस रूप में? विकिरण के रूप में। और उस विकिरण की ऊर्जा भी हम मान लेते हैं क्या है? hν है। तो ये इसने क्या कर दी, यहां से विकिरण बाहर निकाल दी और यहां पर यहां गया। तो ये जो विकिरण निकल रही है यही हमारी क्या है? स्पेक्ट्रम लाइंस है। इन्हीं स्पेक्ट्रम लाइंस की बात ये कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे करी? इसने कहा हम एनर्जी का भी फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं En बराबर होता है -RH, और साथ में जैसे भी हमने यहां पर ये कैलकुलेट करा था, ये होता है हमारा Z² बटे n², इसके बराबर होता है। अभी हमने फार्मूला निकाला। अब इस बेसिक फार्मूले से हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ने संक्रमण किया, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया, तो पहली कक्षा में जो उसकी ऊर्जा थी उसको मैं EI से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो पहली कक्षा में ऊर्जा क्या हो गई? EI बराबर -RH इंटू Z² इंटू NI का स्क्वायर, पहला आ गया। और जिस कक्षा में कूदा उसकी ऊर्जा मान लेते हैं EF है। F मतलब फाइनल, I मतलब इनिशियल, शुरुआती, F मतलब फाइनल, अंतिम, वो बराबर क्या हो जाएगा? -RH और साथ में क्या आ जाएगा? Z² बटे NF² के बराबर। ये मैंने ले लिया। अब हम कहें जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद लगाएगा तो यदि नीचे की कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करेगा, और ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, विकिरण को बाहर निकालेगा प्रकाश के रूप में। तो क्या हो जाएगा? हम कहेंगे डेल्टा E बराबर हो गया EF माइनस EI के बराबर होगा। तो इनकी यदि वैल्यूज में यदि रख दूं तो क्या आ जाएगा? दोनों की वैल्यूज -RH, EF की वैल्यू क्या आ जाएगी? Z² बटे NF², और ये माइनस का माइनस में हो जाएगा तो प्लस RH Z² बटे NI²। यहां पे लिखते हैं इसे NI, ये आ गया स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में देखो Z² भी और RH भी कॉमन है, तो क्या लिख लेंगे? RH इंटू Z², RH इंटू Z²। साथ में देखिए जो प्लस वाला है उसे पहले ही लिख लेंगे, 1/NI का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? डेल्टा E के बराबर है। तो इतनी ऊर्जा उसने बाहर निकाली, लेकिन ये ऊर्जा किस रूप में? विकिरण के रूप में। विकिरण क्या है? हमने बताया था प्लांक का नियम कहता है वो क्या है? ऊर्जा के बंडल या पैकेट है, और एक ऊर्जा के पैकेट की ऊर्जा कितनी होगी? hν के बराबर है। तो हम लिखते हैं इसको, ये हमारा हो गया hν बराबर क्या आ गया? RH इंटू Z² 1/NI²।
ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। तो इतना आ गया। हमको ध्यान है कि जो वो सीरीज होती थी हमारी लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, वहां हमें तरंग संख्या के रूप में हम उसको ज्ञात करते थे और तरंग संख्या आप जानते हैं वो होती थी 1/λ। तो यदि मैं इस वाले फार्मूले में न्यू बराबर c/λ रख दूं, क्या कहा मैंने, न्यू बराबर c/λ, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है ना c बराबर न्यू इंटू लैम्डा। क्या होता है फार्मूला, c इजिकल टू न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा c/λ, ये वाला मान यहां रख दूं न्यू का, तो क्या हो जाएगा h इंटू c/λ बराबर क्या आ गया RH इंटू जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf², इसके बराबर आ गया। अब HC को मैं नीचे ले गया तो क्या आ गया RH इंटू जेड स्क्वायर बटे HC, क्या आ गया HC, और साथ में क्या आ गया 1/ni² माइनस 1/nf², इसके बराबर आ गया। यहां क्या बच गया 1/λ, और इसी 1/λ को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, आप जानते हैं ये हमारी होती है तरंग संख्या, जिसको हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू बार बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर बटे HC इंटू ni² माइनस nf²। अब चूंकि ये किसकी बात हो रही थी, हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा ये किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो थोड़ा इसको यहां लिख लें, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या हो गया 1, तो Z बराबर 1 हो गया। और RH बटे HC किसके बराबर होगा, अभी मैंने इससे पहले यहां पर मिटा करके आपको सूत्र बताया था। सूत्र क्या था, RH बराबर HC इंटू R, इसी के बराबर बताया था। तो यहां से हम निकालें HC को इसके नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा RH बटे HC बराबर कैपिटल R, और कैपिटल R का मान मैंने आपको बताया था 109677 प्रति सेंटीमीटर वो होता था। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर आ रही है, Z का मान 1 रख लीजिए, RH बटे HC आएगा, और वह बराबर किसके हो जाएगा न्यू बार तरंग संख्या यानी कि 1/λ बराबर, अब RH बटे HC का मान 109677, और पीछे क्या हो रहा है 1/ni² माइनस 1/nf², इसके बराबर आ गया। और ये किसके मान आ गया प्रति सेंटीमीटर में ये हमारा मान आ जाएगा। और यही हमारा क्या है फार्मूला है जो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियों के लिए जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर एक चीज खास बात यह है कि यदि NF का मान Ni से ज्यादा हो, क्या कहा मैंने, यदि NF का मान, यहीं पर देख लीजिए इस वाले फार्मूले में यूज कर लेते हैं हम, ये वाले E वाले, यहां पर ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इस वाले फार्मूले में यदि देखें तो क्या रिजल्ट कह रहे हैं, यदि NF का मान बड़ा हो Ni से, NF मतलब जिस फाइनल यानी कि F मतलब अंतिम कक्षा, I मतलब शुरुआती, I मतलब जहां से वो कूद लगा रहा था, F मतलब जिस कक्षा में पहुंचा। तो यदि अंतिम कक्षा का मान पहली कक्षा से ज्यादा हो तो आप देखेंगे डेल्टा E का मान धनात्मक आएगा। तो डेल्टा E बराबर क्या होगा धनात्मक मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे फार्मूला देखिए, NF का मान ज्यादा है Ni का मान कम, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो NF का मान यहां पर अंश में जाएगा और Ni का मान यहां, तो ज्यादा में से कम घटेगा तो मान क्या आ जाएगा डेल्टा E का धनात्मक आएगा। इसका अर्थ है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जंप लगाएगा तो अपने भीतर से विकिरण को उत्सर्जित करेगा। यह बात हमारे को क्या आ रही है, यहां समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात हमने यहां पर आपको समझा दी कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर नील्स बोर ने जो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या थी उसको स्पष्टता से हमको समझाया। और आप देखिए हमारे पास ये जो फार्मूला निकल के आया है, ये वाला फार्मूला, यह फार्मूला हमने कहां से निकाला है, नील्स बोर के एक्सपेरिमेंट से।
या नील्स बोर के सिद्धांतों से। लेकिन यह फार्मूला कौन सा है? जो हमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियों में प्राप्त हुए थे। तो नील्स बोर ने बिल्कुल उसकी क्या करी, एक अच्छे से एक्सप्लेन करके उस चीज को प्रूफ किया कि किस प्रकार से हम वहां वो तरंग संख्या को कैलकुलेट करते थे तो हमारा मान इतना ही क्यों आता था, वो चीज इसने यहां पर प्रूफ करके बताई। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में एक दो बातें और हैं। पहली बात तो नील्स बोर के मॉडल में क्या कमियां थी। नील्स बोर के मॉडल में जो कमियां थी, वह पहली कमी हम ये कहते हैं कि इसके द्वारा जो केवल हाइड्रोजन की ही सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, हाइड्रोजन परमाणु के, यदि एक इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं में इस मॉडल को लगाया जाए तो हमें वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होते थे। यानी कि नील्स बोर ने मुख्य रूप से जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए था, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन था। यदि किसी परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो यह जो हमारी व्यवस्था होती है, ये जो कैलकुलेशन होती है, काफी जटिल हो जाती है। तो एक तो ये कमी थी इसमें। दूसरी एक चीज का और ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, जिसे हम कहते हैं, एक होता है हमारा जीमन प्रभाव और एक होता है हमारा स्टार्क प्रभाव। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं ये समझिए। जीमन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, रेखाएं कैसी प्राप्त होती हैं, यहां पर कहीं पर हम बना सकते हैं इन्हें, इसको मिटा रहे हैं, यहां पर आपको समझा रहे हैं। हमें जो रेखाएं प्राप्त होती है कैसी प्राप्त होती है, ये ऐसी पतली पतली रेखाएं प्राप्त होती है ना। जब इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये केवल एक सिंगल रेखा ही क्या होती है, पतली पतली बहुत सारी रेखाओं में बंट जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त किसी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह रेखा जब एक से अधिक रेखाओं में बंट जाती है, उसका विपाटन हो जाता है, तो इस प्रभाव को हम कहते हैं जीमन प्रभाव। और इसकी व्याख्या बोहर नहीं कर पाए। ठीक इसी प्रकार से यदि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र में रखें, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, और मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख लीजिए, काम आएगा आपके, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखाओं को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह जो रेखाएं होती है, एक रेखा वो एक से अधिक रेखाओं में बंट जाती हैं। जैसे हमने अभी जीवन प्रभाव में कहा, वैसे ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखें तो एक से अधिक रेखाओं में बढ़ जाएगी एक ही रेखा, और इस प्रभाव को हम कहते हैं स्टार्क प्रभाव। तो जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी बोहर नहीं कर पाए थे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो बोहर थे वो अपने मॉडल को सही तरीके से, पूर्ण रूप से स्पष्ट उसको नहीं कर पाए। यह उनके मॉडल में कमियां थी। एक दूसरी कमी यह भी बताई जाती है कि जो बोहर थे वो यह नहीं बता पाए कि किस प्रकार एक से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होकर के किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका भी स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाए। तो ये कुछ कमियां थी। अब बात आती है यह कमियां क्यों थी। ये कमियां इसलिए थी क्योंकि जो बोहर थे इन्होंने अपने मॉडल में केवल कणिका सिद्धांत को रूप में लिया, उसको तरंग सिद्धांत को अपने जो हमारा कह सकते हैं थ्योरी थी उसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने केवल उसके कणिका सिद्धांत के स्वरूप को ही आपस में क्या करा, उसको लेकर के अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। तरंग सिद्धांत की क्या कर दी थी, उपेक्षा कर दी थी। इसलिए ये कुछ कमियां आ गई। आगे के मॉडल्स में क्या करा गया कि तरंग सिद्धांत को और कणिका सिद्धांत को, यानी कि विकिरण की जो द्वैत प्रकृति थी, उस पूरी द्वैत प्रकृति को स्वीकार करते हुए क्या करा, मॉडल प्रस्तुत किए गए, जो कि काफी हद तक काफी सटीक रहे। तो अगले के क्लासेस में हम उनकी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है यहां पर ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। मैंने जो आपको जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव बताया है, इसको रिपीट करके वीडियो को जरूर इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, क्योंकि काफी बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। एक लाइन की परिभाषा है, जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।